दोस्तों आज मैं KGF चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये मूवी काफी ज्यादा धमाकेदार और एक्शन सीन से भरी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है तो उसके लिए सॉरी, आप लोग मैनेज कर लेना। बाय द वे अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे छोटा सा कॉमेंट कर देना। आपके एक कॉमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द KGF चैप्टर 2। कहानी की शुरुआत में हम आनंद को देखते हैं जो कि चैप्टर 1 में KGF की पूरी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन चैप्टर 2 में आनंद को हार्ट अटैक आ जाता है। अब हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए उसका बेटा विजेंद्र आता है। जैसे कि हम जानते हैं ये कहानी सिर्फ आधी ही कंप्लीट हुई है और हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है, इसीलिए विजेंद्र आगे की कहानी पूरा करने के लिए अपने डैड के ऑफिस में जाता है। अब यहाँ पर काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली KGF चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रॉकी के घरोड़ा को मारने के बाद सभी लोग उसके सपोर्ट में आ गए थे और रॉकी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। अब हम देखते हैं कि ये सभी नॉर्मल लोग जब तक KGF में काम कर रहे थे ये सभी मिल के घरोड़ा के आदमियों को मार कर भगा देते हैं और फाइनली रॉकी KGF को जीत लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घरोड़ा के सभी पार्टनर्स KGF में होते हैं। इन सबको लग रहा था कि यहाँ पर विराट राज कर रहा होगा, लेकिन इन बेचारों को ये नहीं पता था कि घरोड़ा की कुर्सी पर रॉकी कब का बैठ चुका था। आगे हम देखते हैं कि कमल को बाहर से ढोल बजने की और लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि विराट आ रहा होगा, इसीलिए उसकी एंट्री में ये ढोल बज रहे हैं। उसका अंदाजा तो सही था, ये ढोल किसी के एंट्री में ही बज रहे थे, लेकिन विराट की नहीं बल्कि रॉकी की, जो एक हेलीकॉप्टर से KGF में एंटर होता है और फुल स्वैग में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर महल के अंदर आता है। रॉकी को देखकर इन सबकी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर राजेंद्र देसाई रॉकी से विराट के बारे में पूछता है। इस पर रॉकी उन्हें बताता है कि उसने विराट को मार दिया है और अब KGF का नया राजा वो है। इसके बाद रॉकी उसकी सोना मतलब रीना को जबरदस्ती पकड़कर यहाँ पर ले आता है और कहता है कि ये अब मेरे साथ में यहीं पर रहेंगी। इस पर कमल चिढ़ जाता है और रॉकी को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो रॉकी को मारने की धमकी देने लगता है। हालांकि रीना को भी रॉकी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। अब लगातार कमल की बड़बड़ सुनकर रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर KGF के लोगों की लाइफ पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी। उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और तो और रॉकी उन सबके लिए घर भी बनवा देता है, इसीलिए वो सभी रॉकी को अपना देवता मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि रॉकी वनराम के पास में जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं वनराम घरोड़ा का राइट हैंड था, लेकिन अब यहाँ पर वनराम को बांध कर रखा हुआ है और रॉकी उससे कहता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ में मिल के काम करे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन वनराम मना कर देता है। अब रॉकी उसे लेकर बाहर जाता है जहाँ पर रॉकी के आदमी शूटिंग सीख रहे होते हैं। अब रॉकी वनराम को आजाद कर देता है और उसे एक गन देकर कहता है कि यहाँ पर निशाना लगा। अब रॉकी अपने आदमियों से कहता है कि सब लोग इसी को देखना, ये कैसे बंदूक पकड़ता है, कैसे ट्रिगर दबाता है। अब ये सभी लोग डर रहे होते हैं क्योंकि वनराम के हाथ में गन है और उसके सामने रॉकी खड़ा हुआ है, वो रॉकी को भी मार सकता है। लेकिन वनराम रॉकी को मारने की बजाय अच्छे से निशाना लगाकर बोट के सेंटर में गोली मारता है और रॉकी की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वनराम कहता है कि हमें सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा मजबूत करना होगा और तुम फिक्र मत करो, मैं इन गधों को भी अच्छे से गन चलाना सिखा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं रॉकी जब मेंटेनेंस रूम में गया था तो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। उसे पता चल गया था कि यहाँ पर पूरे KGF में एक माइन नहीं बल्कि टोटल 9 माइंस है और उन 9 माइंस को कभी भी खोला नहीं गया, सिर्फ एक माइंस ही काम चलाते रहे क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहता था कि किसी को भी 9 माइंस के बारे में पता चले क्योंकि इससे KGF पर और भी खतरा बढ़ जाता। अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, नारायण और राजेंद्र देसाई को रॉकी खुद ही बता देता है कि उसने माइंस को ढूंढ लिया है। ये सुनकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और अब इनके बीच में रॉकी का डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन रॉकी इनमें से किसी को भी नहीं मारता है क्योंकि वो अगर इन्हें मार देगा तो फिर वो बिजनेस किसके साथ में करेगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो रॉकी को बताता है कि हमने जो माइंस को ओपन किया है उसके अंदर मजदूर जाने से डर रहे हैं। अब रॉकी खुद ही जाके अपना हैमर हाथ में लेता है और माइन में काम करना शुरू कर देता है। उसे देखकर बाकी लोग भी बिना डरे अंदर चले जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, एंड्रयू और राजेंद्र देसाई ये तीनों भी रॉकी की तरक्की से जलने लगते हैं। ये किसी भी तरह से रॉकी को बस रोकना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग बॉम्बे में शेट्टी को कॉल करके उसे रॉकी के खिलाफ भड़काने लगते हैं और कहते हैं कि जिस तरह रॉकी KGF पर राज कर रहा है उसी तरह वो बहुत जल्द तुम्हारी कुर्सी भी छीन लेगा। इसके बाद राजेंद्र देसाई उन्हें बताता है कि रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन होती है जो हर किसी पर अपना पावर बना के रखती है। अब ये तीनों भी ये चाहते हैं कि वो उनके टीम मेंबर नारायण को PM के पद से हटा दे ताकि वहाँ पर रमिका आ जाए, क्योंकि अगर रमिका वहाँ पर आ गई तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये तीनों भी एक ऐसी वोटिंग का प्लानिंग करते हैं जहाँ पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के खिलाफ वोट देंगे और उसे PM के पद से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह रमिका आ जाएंगी। वही दूसरी तरफ इन लोगों को खुदाई के दौरान एक तलवार मिलती है जिसे देखकर ये सभी डर जाते हैं। ये तलवार अधीरा की होती है जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था। अगले सीन में हम अधीरा को जिंदा देखते हैं जो कि गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था KGF पर राज करने के लिए। अब अधीरा अपनी टीम को जमा करता है और KGF के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है और वहाँ पर जो लोग पहरा दे रहे थे
से उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद अधीरा उन लोगों में से एक लड़के को पकड़कर कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो मुझे बहुत लोगों का खून बहाना है। अब अगर कोई भी केजीएफ से सोने का ट्रक लेकर बाहर निकलेगा तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद हम राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू को देखते हैं। ये दोनों भी जाकर अधीरा से मिल जाते हैं। अब ये दोनों भी प्लानिंग करते हैं कि ये किसी भी तरह से रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर आए। अब रॉकी बेवजह तो केजीएफ से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ये दोनों भी रीना के डैड राजेंद्र प्रसाद को जानबूझकर मार देते हैं। जब ये न्यूज रीना को पता चलती है तो वो फौरन केजीएफ से निकल जाती है अपने डैड से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में अधीरा के आदमी रीना को पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके अधीरा के पास में लेके चले जाते हैं। इधर जैसे ही रॉकी को उसकी सोना के बाहर जाने का पता चलता है तो वो फौरन अपनी कार लेकर उस तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में अधीरा के आदमी उसे रोक लेते हैं। अब रॉकी अपनी कार से उतरकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। अब अधीरा के आदमी उससे डर भी रहते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी उसे मारने के लिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और फुल एक्शन के साथ में फाइट होती है और रॉकी उन सबको एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और फाइनली उन सबको मारकर वो अधीरा के पास में पहुंच जाता है, लेकिन अधीरा उसे बिना कुछ गोली शूट कर देता है। इससे रॉकी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हम देखते हैं मौका होने पर भी अधीरा उसे जान से नहीं मारता है। अब अधीरा उससे कहता है कि जा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी तुझे नहीं मारूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अधीरा रॉकी को क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि अधीरा ने सुना था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत थी और विश्वास था, और अधीरा को पता था कि जब रॉकी ऐसी जख्मी हालत में केजीएफ में जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। और होता भी ऐसे ही है, जब रॉकी को केजीएफ में वापस ले जाया जाता है तो रॉकी की ऐसी हालत देखकर सब लोगों का विश्वास सच में टूट जाता है। दूसरी तरफ हम शेट्टी को देखते हैं, जिसे डर था कि कहीं रॉकी उसे मारकर उसकी कुर्सी न छीन ले, इसीलिए शेट्टी रॉकी के आदमियों को खाने पर बुलाता है और धोखे से उनके खाने में जहर मिला देता है। इससे उन सबकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केजीएफ में से कुछ ट्रक से वर्का जाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अधीरा उन्हें पकड़ लेता है और उन सबको बहुत ही बुरी तरह से मारकर वापस केजीएफ में भेज देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि अधीरा उन्हें केजीएफ से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, इसी वजह से इन लोगों का राशन भी खत्म होता जा रहा है। अब केजीएफ के पास में सिर्फ 8 ही दिन का राशन बचा है। वहीं पर हम रॉकी को देखते हैं जो कि अभी भी बीमार होता है और रॉकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अब हिम्मत हार गया है, लेकिन तभी उसे उसकी माँ दिखाई देती है जो उससे कहती है कि क्या हुआ, तू इतनी छोटी सी परेशानी से डर गया, हिम्मत रख, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ में हूं ना। अब अपनी माँ की बातें सुनकर रॉकी को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन तभी अचानक से शेट्टी का कॉल आता है जो रॉकी को बुरा भला कहने लगता है और तो और शेट्टी उसे मारने की धमकी भी देता है। अब ये सुनकर रॉकी को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने बॉम्बे वाले कासिम चाचा को कॉल करता है और उनसे एक आखिरी मदद मांगता है। इसके बाद रॉकी हेलीकॉप्टर बुलाता है और काफी सारा सोना लेकर अपनी सोना के साथ में दुबई के लिए निकल जाता है। ये देखकर केजीएफ के लोगों को लग रहा था कि रॉकी अधीरा से डर गया है और उन्हें छोड़कर भाग गया है, पर असल में रॉकी दुबई में आता है खलील से मिलने के लिए। अब यहाँ पर रॉकी खलील से मीटिंग करता है और उसे एक बिजनेस ऑफर करता है और कहता है कि अफ्रीका से तुम्हारा सोना दुबई आता है और दुबई से इंडिया जाता है, मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा और सीधा इंडिया पहुंचा दूंगा। इसके बदले तुम मुझे जितने भी पैसे दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खलील मना कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास में क्या है, तुम एक भीगी बिल्ली बन के अधीरा से भाग कर यहाँ पर आए हो। तभी खलील को एक आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि रॉकी ने अपने चाचा के साथ मिलकर बॉम्बे में हमारे सभी आदमियों को मार दिया है और अगला बार वो आप पर ही करने वाला है। ये सुनकर खलील शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जिसे भीगी बिल्ली समझ रहा था वो खुद बिल्लियों का शिकार करके यहाँ पर आया था। इसके बाद खलील से डील फिक्स करके रॉकी वनराम को कॉल करके कहता है कि ट्रक्स को वर्का ले जाने के लिए रेडी करो, मैं केजीएफ में आ रहा हूँ। यहाँ पर केजीएफ में अधीरा रॉकी का वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे बहुत सारे ट्रक्स भी है। ये देखकर ये सभी रॉकी पर गन पॉइंट कर देते हैं। अब इससे पहले अधीरा को कुछ समझ में आता, ट्रक्स के अंदर से रॉकी के बहुत सारे लोग निकलते हैं जो कलाशनिकोव नाम की एक पावरफुल गन से अधीरा के लोगों को भून डालते हैं। अब यहाँ पर रॉकी के पास में भी मौका था कि वो अधीरा को मार दे, लेकिन इसके बावजूद भी रॉकी उसे छोड़ देता है क्योंकि अधीरा ने भी उसे एक मौका दिया था। इसके बाद रॉकी अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी देकर नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। अब रॉकी यहाँ से निकलकर बॉम्बे में आता है शेट्टी को मारने के लिए और रॉकी को देखकर शेट्टी बेचारा बनने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि तू ये कुर्सी पर बैठ जा, मैं तो फोन पर मजाक कर रहा था, ये पूरा बॉम्बे तेरा ही तो है। लेकिन रॉकी उसकी कोई भी बकवास नहीं सुनता है और उसे गोली मार देता है। आगे हम देखते हैं कि रॉकी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है क्योंकि वो लगातार 9 माइन से सोना निकाल रहा था। अब कुछ सालों के बाद में अगले इलेक्शन का वक्त आ जाता है, इसीलिए नारायण रॉकी से कहता है कि तुम्हें अब रमिका को मार देना चाहिए क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो वो तुम्हें और केजीएफ दोनों को बर्बाद कर देंगी। इसके जवाब में रॉकी कहता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता है। नारायण कहता है कि वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो तेरी कहानी को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। रॉकी कहता है कि औरत अगर गुस्सा हो जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए बल्कि हाथ जोड़कर उसकी इज्जत करना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। रमिका के जीतते ही बहुत सारे लोग उसे केजीएफ और रॉकी के बारे में उसकी पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे रॉकी यहाँ पर आया, कैसे वो इतना बड़ा क्रिमिनल बना और बिजनेसमैन बना। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी ने इतने सालों के बीच में केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर कर दिया था और वो लोग
लोग जिनके पास में सही से पहनने को कपड़े भी नहीं थे, अब उनके पास में भी काफी अच्छे अच्छे घर होते हैं। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद रमिका ये कहती है कि कुछ भी करके कैसे भी रॉकी के खिलाफ प्रूफ लेकर आओ, क्योंकि मैं उसे लॉकअप में देखना चाहती हूँ। और इसके लिए रमिका एक स्पेशल टीम भी बना लेती है। और दूसरी तरफ हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं। ये वही आनंद है जो मूवी के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी सुना रहा था। ये यहाँ पर अभी यंग होता है और छुप कर केजीएफ की फोटोज ले रहा होता है, लेकिन तभी रॉकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने ले जाते हैं। आनंद रॉकी से कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई को दुनिया वालों के सामने लाके रहूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखूंगा और सबको दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े राक्षस हो। और रॉकी आनंद की हिम्मत और बहादुरी देखकर उससे इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो एक मामूली लेखक होने के बावजूद भी हिम्मत करके केजीएफ में आया। अब रॉकी उसे खुद सामने से कहता है कि तुम मेरी स्टोरी लिखोगे, लेकिन सब कुछ सच सच लिखना, झूठ मत लिखना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रमिका की वो स्पेशल टीम अलग अलग जगह पर जाके छापे मार रही होती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिसे वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो एक बिस्किट लेने के लिए अपने साथ में एक बहुत बड़ी गन लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। इधर हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं। इन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये बिस्किट रॉकी का है तो ये सब डर से कांपने लग जाते हैं, क्योंकि रॉकी का चेहरा तो बहुत ही कम लोगों ने देखा था, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा था। इसके बाद रॉकी भी यहाँ पर आ जाता है और इशारे से अपने सोने का बिस्किट मांगता है। अब ये सभी उसे जल्दी से बिस्किट दे देते हैं। इसके बाद रॉकी बिस्किट लेके यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सभी की जान में जान आती है, क्योंकि रॉकी बिना कुछ किए ही यहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से रॉकी गाड़ी रोक देता है और वो बड़ी वाली गन जिसको वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लाया था उसे लेकर नीचे उतरता है। इसके बाद उस गन से रॉकी पूरे डिपार्टमेंट को भून डालता है, यानी कि उड़ा देता है, और ये बेचारे अपनी जान बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। अब अगले सीन में हम रमिका को देखते हैं। रमिका को रॉकी के खिलाफ काफी सबूत मिल जाते हैं। अब इससे पहले वो रॉकी को अरेस्ट करने जाती और रॉकी खुद सामने से उससे मिलने के लिए एक फूलों का बुके लेकर आ जाता है। और रॉकी ने अपने साथ में एक फाइल भी लाया था जिसमें उसी के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। अब रॉकी खुद सामने से उसे बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर सकती हो। अब रमिका भी उसे गिरफ्तार करने का सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रमिका की पार्टी के सपोर्टर आ जाते हैं और जो उसे रॉकी की कंप्लेन लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी के 200 लोगों की फंडिंग रॉकी ही करता है। मतलब अब अगर रमिका रॉकी के खिलाफ कहीं पर भी कोई भी खुलासा करेंगी तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमिका के लोग रॉकी से मिले हुए और उसकी सरकार गिर जाएंगे। इसीलिए रमिका यहाँ पर रॉकी को धमकी देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती है। इसके बाद रॉकी यहाँ से निकल कर केजीएफ में आता है और सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। जब ये बात खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। अब रॉकी से परेशान होकर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू भी अधीरा से मदद मांगते हैं और इन दोनों के साथ में खलील भी अधीरा के सपोर्ट में आ जाता है। इसके बाद हम अधीरा को देखते हैं जो कि जिंदा था। वो इतने सालों से केजीएफ में काम कर रहे एम्प्लॉयज को पकड़ कर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और केजीएफ का एक मैप बनवा लेता है। वो राजेंद्र प्रसाद को बताता है कि अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही रास्तों पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि अंदर जाना नामुमकिन है। इसीलिए मैं एक माइन से होता हुआ अंदर जाऊंगा, क्योंकि किसी एक माइन का रास्ता सीधा केजीएफ के अंदर जाता है, पर वो कौन सी माइन है मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर तुम ये पता कर लोगे तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बेवजह मारना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम रॉकी को देखते हैं जो एक ही जगह पर काफी दिनों से खुदाई कर रहा होता है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो एक ही जगह पर इतनी खुदाई क्यों कर रहा है। इसके बाद वो फाइनली खुदाई करके उसकी माँ की बॉडी को निकाल लेता है, जहाँ पर उसकी माँ को सालों पहले दफन किया गया था। इसके बाद रॉकी अपनी माँ की एक अच्छी समाधि बना लेता है और अपने बाप को वहाँ पर काम पर रख लेता है। उसके डैड जो कि जिंदा थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े वाले नशेड़ी थे और उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ और रॉकी का ख्याल नहीं रखा होता है। इसीलिए अब रॉकी उन्हें अपनी माँ की समाधि की साफ सफाई के काम पर लगा देता है, क्योंकि उन्होंने जीते जी तो मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, कम से कम मरने के बाद तो वो अपनी वाइफ का ख्याल रख ही सकते हैं। अब ये सब कुछ देखकर फाइनली सोना भी उससे इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों भी शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद फाइनली अधीरा को बता देता है कि तुम अगर इस जगह पर खुदाई करोगे तो तुम माइन नंबर 3 तक पहुंच जाओगे, जो सीधा केजीएफ के अंदर जाती है। ये सुनते ही अधीरा खुदाई करना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में यहाँ पर सोना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात जाकर जल्दी से केजीएफ में खड़े रॉकी को बताती है। अब इससे पहले रॉकी खुश होकर उससे कुछ कहता है कि तभी पीछे से अधीरा के लोग अटैक कर देते हैं और अधीरा जो कि अपने हाथों से सोना को गोली मार देता है, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर रॉकी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अधीरा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर अधीरा और रॉकी के बीच में एक फाइनल फाइट शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है। अब पहले तो अधीरा रॉकी को बहुत मारता है, लेकिन फिर रॉकी अपना फेवरेट हथियार अपना हैमर निकालता है और उस हैमर से अधीरा की इतनी सालों पुरानी तलवार को तोड़ देता है। वहीं पर राजेंद्र प्रसाद भी होता है जिसे के वनराम मार देता है। इधर रॉकी अपना हैमर छोड़कर पहले तो अधीरा को अपने हाथों से बहुत मारता है, इसके बाद लास्ट में वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है, इससे वो भी अब फाइनली खत्म हो जाता है। अब रॉकी कासिम चाचा से पूछता है कि ये सब कौन सी माइन से अंदर आए थे। वो बताते हैं कि तीसरी माइन से। ये सुनते ही रॉकी कलाशनिकोव उठाता है और सीधा पार्लियामेंट की तरफ निकल जाता है। हालांकि कासिम चाचा उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन रॉकी फिर भी अपने लोगों को लेकर निकल जाता है। इधर पार्लियामेंट में इस वक्त बहुत सारे नेता बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर रमी का स्पीच दे रही होती है। वो कहती है कि चाहे मुझे खुद को भी क्यों ना इस्तीफा देना पड़े, लेकिन मैं फिर भी रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल के रहूंगी। तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है। उसे देखकर सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन नारायण अभी भी रमिका के पीछे ही बैठा हुआ होता है। इसके बाद रॉकी नारायण पर तलाश निकाल चलाना शुरू करता है और गोलियों के खत्म होने तक उस पर फायरिंग करता रहता है और इसी तरह वो नारायण को भी रमिका के सामने ही मार देता है, क्योंकि रॉकी को पता चल गया था कि वो आखिरी आदमी जो कि अधीरा की इन सब में हेल्प कर रहा था वो नारायण ही था और पीछे से ये सारी चालें भी नारायण ही चल रहा था। फ्रॉम द स्टार्टिंग ये सारा प्लान नारायण का ही होता है। उसने ही रॉकी को केजीएफ में भेजा था गरोरा को मरवाने के लिए। इसके बाद वो अधीरा के हाथों रॉकी को मरवाने वाला था और पूरे केजीएफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, लेकिन अफसोस उसका ये सपना पूरा ना हो सका। अब क्योंकि रॉकी ने रमिका के सामने ही नारायण को मार दिया था, इसी वजह से रमिका के पास में अब रॉकी के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। इसीलिए अब रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। इसके बाद रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत ही बड़ी तादाद में आर्मी जाती है, जो कि केजीएफ में रहने वाले लोगों को वहां से बाहर निकाल देती है ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि रॉकी तो यहाँ पर है ही नहीं। अब अगले सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है। इस शिप में रॉकी का अब तक का सारा सोना जमा होता है और ये सोना बहुत ही ज्यादा था। अब रॉकी खुद ही रमिका को बता देता है कि वो एक शिप में बहुत सारा सोना लेकर ओशियन के बीच में खड़ा हुआ है। अब ये बात रॉकी रमिका को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो यहाँ पर खुद ही मरना चाहता है, लेकिन पानी के अंदर सारे सोने के साथ, क्योंकि सोना भी उसके साथ में ही पानी के अंदर डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और होता भी ऐसे ही है, सारे फाइटर प्लेन से रॉकी पर अटैक कर देते हैं और रॉकी सारे सोने के साथ में उसी ओशियन में डूब जाता है और फिर दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं मिलता है। इसके बाद रमिका रॉकी के बारे में सभी एविडेंस को मिटवा देती है और ऐसा पक्का करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र ना हो और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ पता चले। इसीलिए सिर्फ आनंद ही एक ऐसा आदमी होता है जिसे कि रॉकी के बारे में पता होता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग आनंद नागाराजू से कहता है कि आप सही कहते थे सर, वो गैंगस्टर नहीं बल्कि अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।